फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप? सलाम। आई होप आप अपने आप को बेटर वर्जन बनाने की कोशिशों में लगे हैं, इसीलिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आए हैं या जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मैं आपको अच्छे दिशा में कैसे चलना है वो बता सकूं। मेरी कोशिश यही है कि आपकी ज़िंदगी से जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएं। उसके लिए हमें क्या करना है? पॉजिटिविटी की तरफ चलना है, पॉजिटिविटी को लेकर चलना है, खुद हंसमुख रहना है, अपनी दिक्कतों को ये बताना है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं, बल्कि वो आपसे डरना शुरू कर दें और आपके पास आने से घबराएं। वो सोचें कि भाई ये बंदा तो हमें कुचल कर निकल जाएगा, इसके पीछे भागेंगे तो हम मारे जाएंगे। ये आप अगर ऐसा सोचेंगे तो ऐसा कर भी पाएंगे। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप अपनी मुसीबतों को डराएंगे तो वो आपसे डर के भागेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, उन लोगों की तरह जो आपको अच्छे खुश दिख रहे हैं, तो आप उनकी ये क्वालिटी को अपने अंदर ले लें, ग्रास्प कर लें कि मुझे हमेशा खुश रहना है, हर पोजीशन में खुश रहना है, दुखी नहीं होना। दुख अपने आप आ जाता है, लेकिन खुशी को लाना पड़ता है। तो जब आप खुशी को लाने के बार बार लाने के आदी बन जाएंगे तो खुशी को आपके घर का पता चल जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं और वो आपके पीछे पीछे आ जाएगी। जैसे मुझे हंसी आई ना आपसे बात, जो मैं दुख की बात करती, दुख से खुशी पे आ गई। खुशी की बात करते करते मैंने स्माइल को हंसी में ऑटोमेटिकली तब्दील कर दिया मतलब चेंज कर दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी की, जिसका मतलब ये है कि आपको सरकारी वकील अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे मिलेंगे। देखिए, ये आज मैंने लड़कियों के लिए स्पेशली ये चैनल पे ये वीडियो अपलोड की है, तो मैं लड़कियों के बारे में बात करूँ। अदरवाइज़ इसके बारे में मैं डिटेल में एक और वीडियो बना दूँगी किस किस को कैसे कैसे मिल सकता है। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि 2 से 3 लाख की अगर आपकी ईयरली इनकम है तो आपको क्वेश्चन मार्क में आप आ जाते हो कि आप वाकई में कमा रहे हो इतना या नहीं कमा रहे हो, या इससे कम कमा रहे हो। आपको उसके लिए अपना सैलरी का आपको एफिडेविट बना के देना पड़ता है, या फिर अगर आप उससे कम में कहीं जॉब कर रहे हो तो आपका जॉब का जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आपको देना पड़ता है। अल्टीमेटली आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि आप बिलो एवरेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप वृद्धावस्था में आ चुके हैं, 60 अबव हैं, तो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी वकील मिलेंगे। अगर जिनको जो हैंडीकैप्ड हैं उनको भी मिलते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर जो है, या फिर जिनका जेंडर इशू है, या फिर जो किसी भी तरीके के जैसे जो जेल के कैदी हैं जो जुरिडिक्शन में हैं उनको मिलते हैं, या फिर अगर आप वुमेन हैं, चाइल्ड हैं, या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, या फिर आप बिजनेस वुमेन हैं, या फिर आप हाउस वुमेन हैं, या आप फीमेल हैं, तो आपको सरकारी वकील मिलते हैं। यानी कि लेडीज़ के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आप किसी भी, आप गोरे हैं, काले हैं, कोई भी काम करते हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप बहुत अच्छे इनकम सोर्स हैं आपके, या फिर आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लेडी हैं, लड़की हैं, तो आपको सरकारी वकील ज़रूर मिल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप गवर्नमेंट एडवोकेट हायर करना चाहते हैं या फिर आप प्राइवेट, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे पैसे प्राइवेट एडवोकेट्स पर खर्च कर देते हैं और हमें लगता है कि हमारे को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, या हम उस शेयर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी जो लाइन ऑफ लेंथ है वो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सरकारी वकील हायर करने के लिए हमेशा हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। और बाकियों के लिए ये मैंने जो आपको पहली चीज़ें बताई हैं वो सारी मैंडेटरी हैं चीज़ें, उनमें आपके लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के जो कमाऊ लड़के हैं या जेंट्स हैं उनके लिए दिक्कत है कि उनको सरकारी वकील नहीं मिलते हैं।
ठीक है, बाकी सबके लिए दरवाजे खुले हैं। रीज़न बिहाइंड, आप तो सॉलिड है। तो मतलब पैसे के लिहाज पे बोल रही हूँ मैं, डोले शोले के लिहाज पे नहीं बोल रही। और अगर कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन आप जेल के अंदर हैं, तो फिर आपको सरकारी वकील ज़रूर मिल जाएंगे। नहीं, मैं उन लड़कों के लिए बोल रही हूँ जिनके साथ ये इशू है, सबको नहीं बोल रही हूँ। दिल पे मत लिया कीजिए मेरी बातें। मेरे व्यूवर्स जितने हैं मैं उन सब के लिए अलग अलग व्यू रखना पड़ता है मुझे। तो अब आ जाइए लड़कियों की बात। ये तो हो गई ज़रूरी चीज़ें जो सिर्फ एक बेस बनाने के लिए मैंने बताई है। बाकी अब चैप्टर शुरू होगा हमारा लड़कियों का। लड़कियों को क्या दिक्कत आती है सरकारी वकील हायर करने के टाइम पे? पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आपको सरकारी वकील करने हैं तो आपको कौन कौन सी कोर्ट में आप जा सकते हो दिल्ली के अंदर में। सिर्फ मैं दिल्ली को कवर कर रही हूँ क्योंकि ये दिल्ली लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है आपके पास, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट। ये सारे जो कोर्ट्स हैं यहाँ पर आप किसी भी कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो आप किसी भी प्रीमाइसेस में जो सरकारी वकील मुहैया कराने के लिए डीएलएसए का एक ऑफिस होता है, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर क्या होता है कि ड्यूटी लगती है सरकारी वकीलों की, वो आपको रेगुलर बेसिस पे सलाह देते हैं, ठीक है। मैं आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले मैं डीएलएसए का जो आपकी फॉर्म है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। जो आपकी प्रीमाइसिस में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है मैं पहले उस पर जा रही हूँ, फिर उस फैसिलिटी को कैसे लेना है वो सारी चीज़ें और उसकी डिटेलिंग बताऊँगी मैं आपको। तो जब आप डीएलएसए में जाते हैं, सपोज़ आपको अभी एक वकील हायर करने के बारे में विचार आया कि मुझे सरकारी वकील चाहिए, अब मैं क्या करूँ। तो जो आपका पुलिस स्टेशन है, जो आपका एरिया है जहाँ आप रहते हो, उससे कंसर्न जो करता है पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन से रिलेटेड जो भी कोर्ट है आपकी जो एरिया की, उस कोर्ट में आपको सरकारी वकील मिलेंगे। यानी कि आपको जब हायर करने हैं तो आप कहाँ जाएंगे, जहाँ जो आपका एरिया का पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन से रिलेटेड जो आपका कोर्ट है, ठीक है। जैसे आप नॉर्थ साइड में हैं तो आपको रोहिणी कोर्ट, अगर वेस्ट साइड में है तो आपको 30 हज़ारी कोर्ट, सेंट्रल साइड में है तो फिर आपका 30 हज़ारी कोर्ट। इस तरीके से आपको डिवाइड किए हुए हैं हर जगह के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आपको आज विचार आया कि आप मुझे सरकारी वकील हायर करने हैं, प्राइवेट वकील नहीं हायर करने, सो एंड सो किसी भी रीज़न से, वो रीज़न भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप क्या करेंगे, आपको एक आधार कार्ड की कॉपी लेकर जानी है, एक फोटोग्राफ, एक आपका जो आपने कोई इस केस है, जिस केस में आपको वकील चाहिए, उस केस अगर वो चल रहा है केस ऑलरेडी, तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप ज़ेरॉक्स लेकर जाएंगे। दूसरा, अगर आपको अभी केस डालना है और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या केस डालना है और कैसे केस डालना है, जो आपको इशू है उससे रिलेटेड आपका कौन सा केस बनेगा, तो वो डिस्कस करना चाहते हो आप, उस डिस्कस करने के बाद में आपको सरकारी वकील चाहिए, तो आपको उस जो आपका इशू है उससे रिलेटेड आपको सबसे पहले कंप्लेंट लिखनी है। यानी कि आपको कोर्ट जाने से पहले ही मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ कि अगर आपको सपोज़ आपका डोमेस्टिक इशू है कोई, ठीक है, या आपका किसी ने चेक बाउंस कर दिया, या आपको कोई गाड़ी ने ठोक दिया, कोई भी आपके साथ जो भी इशू आता है, तो आप उस इशू से रिलेटेड जब आपको पहले तो सलाह चाहिए, फिर सलाह लेने के बाद में आपको वकील भी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि अपने किसी भी कोर्ट, अपने आसपास के, या आप कहीं जा रहे हो रात चलते में कोई किसी कोर्ट के पास से निकल रहे हो, तो आप उसी कोर्ट में चले जाओ, कोई इशू नहीं है। यानी कि सलाह लेने के लिए आप कहीं भी जा सकते हो किसी भी कोर्ट में, लेकिन अगर आपको हायर करना है तो आपको अपने एरिया से रिलेटेड जो कोर्ट पड़ती है आपको वहाँ जाना है, ठीक है। तो सलाह लेने के लिए क्या है कि आप अब चलते केस में भी आप अगर आप अपने वकील से परेशान हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, या आपका केस जो समझा रहे हैं आपको वाकई में ऐसा है या नहीं है, आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है, आपको लगता है कि मैं किसी और से भी सलाह ले लूँ, पूछ लूँ, कंसल्ट कर लूँ, तो आप किसी भी दिन जाकर मंडे टू सैटरडे किसी भी कोर्ट में जाकर
सरकारी वकीलों के पास जाकर आप सलाह ले सकते हैं। 10 to 5 की उनकी जॉब होती है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा ये मैटर है, या मैम ये मेरा मैटर है, मुझे बताइए कि मेरे वकील साहब ने ऐसा ऐसा किया है, मुझे ये बताया है और ये नहीं बताया, और मेरा केस ऐसे चल रहा है, तो क्या ये सही है? आप उनसे पूछेंगे, वो आपको एग्जैक्ट सही चीज़ बता देंगे कि आपका जो केस है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है या एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वकील हायर करना है तो कहाँ से हायर करें, आपका कौन सा एरिया है, आपको नहीं समझ आ रहा, वो भी आपको समझा देंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको जो सरकारी वकील ही करना चाहिए या प्राइवेट वकील करना चाहिए, या सरकारी वकील आपको करने पे जो जो आपको कुछ पूछना है, हर बारी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर हर बारी अलग अलग एडवोकेट्स आपको मिलेंगे, आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। सपोज़ आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है कोर्ट में कि आज मुझे मशवरा देना है आपको, जो भी मेरे पास लोग आएंगे उनको मैंने मशवरा देना है। आप मेरे पास आए, मैंने आपको सलाह दी, आपको मेरी सलाह समझ नहीं आई या अच्छी नहीं लगी, आपको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत बता रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, तो आपने क्या करना है, अगले दिन उसी कोर्ट में आओ, अगले दिन मेरे बदले किसी और की ड्यूटी लगी होगी, तो जो जिसकी ड्यूटी लगी होगी आप उनसे वही चीज़ पूछिए अपने ढंग से, जैसा आपको समझ आता है। फिर सामने वाला भी आपको कुछ जवाब देगा, जो आप उनका जवाब सुनेंगे, फिर आप चाहे तो किसी और दिन आकर पूछिए। इस तरह से आपको 3-4 लोगों की सलाह मिल गई। अब आपको देखिए कि कौन से कॉमन जवाब हैं जो आपको मिल रहे हैं, तो आप उनको समझ लीजिए अपने दिमाग में कि भाई ये बात तो इसने भी कही, इन्होंने भी कही, इन्होंने भी कही, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सही हो सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। यानी कि इससे क्या हुआ कि आपके दिमाग में जो लड़ाइयाँ चलती है ना, ये कहीं ये वकील इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे हों और सामने हमें दिखा रहे कि हम आपस में कोर्ट में लड़ रहे हैं और ये तो हमारी गेम बजा रहे हैं, तो ये वाले नुक्ते आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको जो झंझट लग रहा है ना कि भाई दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, वो दाल काली है या नहीं है आपको साफ सुथरा पता चल जाएगा। तो ये आपका तरीका, आप ऐसा अपना सकते हैं, एक बात, ठीक है। दूसरी बात कि जब भी आप वकील हायर करने जाते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि आपको आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी है, जो आपका बेसिकली आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। दूसरा, आपको अपना फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। तीसरा, आपके केस की फ़ाइल जो है उसकी फ़ोटोकॉपी यानी कि ज़ेरॉक्स उसकी लेके जानी है। अगर आपके सपोज़ 3 केस हैं, 4 केस हैं, 2 केस हैं, जितने भी केस हैं, आप एक दिन में एक ही केस के लिए एक वकील हायर कर सकते हैं। अगर आपका रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनमें भी आपको वकील चाहिए तो सेम डे में आपको नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको अगली बार फिर से जाना पड़ेगा, चाहे तो अगले दिन चले जाइए, तो उसके अगले दिन चले जाइए, चाहे हफ्ते में एक दिन, जब आपको सूट करता है, और मंडे टू सैटरडे जा सकते हैं, राइट। अच्छा, ये हो गया। दूसरी बात, आप उसमें जो आपको एक फॉर्म वहाँ से मिलेगा दिल्ली लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी से, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको अपने वकील साहब को कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई कागज़ के खर्चे के नाम पे नहीं, कोई प्रिंट के नाम पे नहीं, कोई एफिडेविट के नाम पे नहीं, किसी भी तरीके का कोई खर्चा आपको नहीं करना। अगर वकील साहब आपसे पैसे लेते हैं तो आपको बताना आना चाहिए कि सर फॉर्म में तो लिखा था कि कोई पैसा नहीं लेना, तो फिर आपने मुझसे कैसे पैसे लिए हैं। तो वो खर्चा जो है आपको नहीं उठाना। आप नहीं कह पा रहे हो तो फिर आपकी गलती है, अगर आप कह पा रहे हो तो फिर आप ये वीडियो देखने का आपको कुछ बेनिफिट वाकई में मिल रहा है। सिर्फ समझ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। डरिए मत, शर्माइए मत, घबराइए मत, आप उनसे बात कीजिए कि सर ये तो उसमें लिखा था ऐसे। जब उनको पता चल जाएगा कि आप अवेयर हैं तो फिर वो आपके साथ ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको देखो, एक सीट, एक टेबल है, टेबल के इस साइड एक सीट है, एक इधर टेबल है, दोनों साइड एक चेयर्स लगी हुई हैं, एक विक्टिम पार्टी है और एक काउंसलर है या फिर एडवोकेट है, ठीक है। जो एडवोकेट हैं उनके साथ भी कुछ इश्यूज़ होते हैं और आपके साथ भी कुछ इश्यूज़ होते हैं। आप सोचते हो कि वकीलों ने तो हमारे केस ख़राब करना है, इनको तो फ़ीस से मतलब होता है, इनको अगर फ़ीस ना मिले तो फिर ये हमारा केस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और ये सामने वाली पार्टी से या उनके एडवोकेट से पैसे खाकर हमारा केस ख़राब कर देते हैं।
ठीक है। तो ये आपका सोचना होता है और ये जेन्युइन होता है कि सही भी होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हर वकील गलत नहीं होता, हर गलत वकील के साथ दिल होता है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये हम हर एक के लिए नहीं कह सकते हैं। ये बात आपकी जो अगर ऐसा आप सोचते हो तो वो सच भी है लेकिन झूठ भी है। ये डिपेंड करता है कि आपको वकील साहब कैसे मिले हैं, ठीक है। अब आ जाए हम अगर वकील साहब की बात करें टेबल के दूसरी साइड की चेयर की तरफ, तो वहाँ क्या होता है कि जब जिनके पास फ़ीस देने के लिए नहीं होती है वो एक इशू लेकर आ रहे हैं कि भाई वो तो हमें फ़ीस नहीं दे रहे हैं, अब हमें काम करना है और फ्री में काम करना है। ठीक है, हमें DLS से हमें फ़ीस देगा लेकिन वो उतनी नहीं देगा एट अ टाइम जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वो हमें अभी नहीं देगा, वो हमें तब देगा। कब देगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी देगा, जब हम बिल उनको पकड़ाएंगे और बिल पकड़ाने के बाद जो उनका मंथली सारा बिल उनका कवर हो जाएगा तब देंगे। तो वो अटके रहेंगे, उनको भी अभी पॉकेट में कुछ नहीं जा रहा। जो आपके एडवोकेट हैं तो उनको भी दिक्कत करती है, उनको परेशानी लगती है कि भाई अभी हाथ में कुछ आ नहीं रहा, काम करना पड़ रहा है। फिर जब हम काम करेंगे तो फिर जब पैसा मिलेगा तो फिर उसके बाद में हमारे को वो वाला मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि ना, जब आप कोई चीज़ बेचते हैं आपको उसी टाइम उसके पैसे मिल जाए तो मज़ा आता है। जब जब चीज़ बेची, आपने खाया, आपने मज़ा लिया, लेकिन सामने वाले ने जिसने दिया उसको अभी तक पैसा नहीं मिला तो फिर वो रोता है। तो वो रोता है और जब उसको मिलता है तो फिर उसको वो मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि आप सामने दिख नहीं रहे हो खुश होते हुए। आपकी ज़िंदगी बन चुकी है तो आप भूल जाते हो, तो आप भी लिंक में रहो। फिर वो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, क्योंकि जब कोर्ट कचहरी से मसले हट जाते हैं तो फिर कौन पीछे मुड़ के देखेगा, है ना। तो मैं ये साइकोलॉजिकल बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप वकीलों के साथ इस तरह से आप जुड़ जाओ कि उनके फीस उनको देते रहो, है ना। मैं वो चीज़ नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बात कर रही हूँ कि जब आपके पास पैसे नहीं आते पॉकेट में, आपने सर्विस दी है किसी को, तो फिर आपको तकलीफ़ रहती है कि सामने वाला सिर्फ हमें ऑर्डर देकर जाता है कि सर हमारा ये काम कर देना, सर हमारा वो काम कर देना, सर हमारे ये केस में ये प्रॉब्लम है, सर हमारे केस में वो प्रॉब्लम। तो ये साइकोलॉजिकल टर्म मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ जिसको आपको समझना चाहिए। क्योंकि आप अगर विक्टिम है तो आपको ये मतलब नहीं है कि आप इतने सेल्फिश हो जाओ कि सामने वाले को इंसान मत समझो। जब दिल आया उसको 6 बजे के बाद उसकी पर्सनल लाइफ शुरू हो जाती है, तब आप फ़ोन खड़का दो उसको कि भाई हाँ सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, बताओ मैं क्या करूँ। आप लोग भी तो ऐसे करते हो ना, तो वो आप कितना एक्सप्लॉइट करते हो एडवोकेट्स को, ये भी देखो, ठीक है। ये बहुत एक्सप्लॉइट करते हो आप लोग। रात को 2-2 बजे भी कॉल आ जाते हैं, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं पुलिस स्टेशन में खड़ा हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। हम लोग को करना पड़ता है, फिर हैंडल करना पड़ता है। इमरजेंसी केसेस देखने पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर्स को इमरजेंसी केसेस देखने पड़ते हैं, ऐसे एडवोकेट्स को भी देखने पड़ते हैं। तो अगर वो रोना रोते हैं कि आप फीस नहीं दे रहे तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। आप भी सही हैं, वो भी सही है, आप भी गलत हैं, वो भी गलत हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रोल क्या है और सामने वाले का रोल क्या है। आ जाइए अब अगली बात पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहली बात, अगर आप विक्टिम हैं, ठीक है, मैं लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप विक्टिम हैं तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि आप मजबूर कर दिए जाते हैं कि आप अपने पर्सन को या अपने स्पाउस को कोर्ट में खींच दें, ठीक है। आपको मजबूर कर दिया जाता है, कंप्लेंट डालनी पड़ती है, क्योंकि जब मार कुटाई हो जाए तो फिर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में आपका वो मैटर कोर्ट में आ जाएगा। तो आप चाहे ना चाहे कोर्ट में आपका मसला आ चुका है, तो फिर आपको कोर्ट की हेल्प लेने के लिए एडवोकेट्स के पास आना पड़ता है ना। एक अनचाही ज़िंदगी को जीना पड़ता है आपको। तो ऐसे में आप कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे आप तो विक्टिम है लेकिन आपने किसी को कोर्ट में खींचा है, यानी अपने हस्बैंड को या इन लॉज को या किसी को भी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप के ऊपर झूठा मुकदमा भी आपके इन लॉज कर देते हैं। तब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप ज़्यादा डबल फंस जाते हो। अब ऐसे में आपको फिर वकील चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जब आप अपराधी हो, ठीक है, तो आपको कोर्ट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है कि वो जो भी अपराधी आया उनके फेवर में
जो आपके प्राइवेट काउंसिल हैं, जो आपकी अपोजिट पार्टी के, उनके साथ जरा करते हैं, वो आपका पूरा केस देखते हैं। और आई एम वेरी सॉरी टू से दैट जो भी सरकारी वकील होते हैं, चाहे वो प्राइवेट आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर आपके गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय यानी कि सरकारी वकील, लीगल एड, तो उनके साथ ये इशू होता है कि वो बिक जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। ये बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसा होता है, बहुत कम, बहुत अच्छे वकील भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे वकील नहीं हैं। देखिए, मैं सबको गलत नहीं कह सकती हूँ, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, 5 नेल्स भी बराबर नहीं होते हैं, ये छोटा है, ये बड़े हैं। डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कौन अपने आप को कैसे मोल्ड कर लेता है, कैसे चेंज कर लेता है। तो जैसा है आपको खुद ऑब्ज़र्व करना होता है। तो जब आप सरकारी वकील हायर करने के लिए निकल पड़े हैं, तो आपको पहली सीढ़ी मैंने आपको बता दी है कि आपको सरकारी वकील कहाँ से मिलेंगे, सरकारी सलाह कहाँ से मिलेगी। अब आ जाइए कि आपको सरकारी वकील मिल चुके हैं, तो अब आपको किन चीज़ों के लिए अपने दिमाग को अलर्ट रखना है। सबसे पहला काम ये करना है, अगर आप केसेस लड़ रहे हैं तो आपको देखना है कि आपका कौन सा मैटर चल रहा है, उसको यूट्यूब पे खोलिए या फिर अपनी केस से रिलेटेड क्वेश्चन को गूगल पे सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब पे डालिए कि मेरा ये वाला केस जो है, इसके लिए लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि ये कितने टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए केस। जब आप इस बात को जान लेते हैं, इस बात को अपने काउंसिल को बताइए, उनको बताइए कि सर ये वाला केस इतने टाइम में ख़त्म हो जाता है, तो सर ये कितना टाइम में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कंपेल करना आपका काम है, लेकिन आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप तो अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि किताबों में ये बात कही गई है। ठीक है, यूट्यूब में तभी बोला जा रहा है कि किताबों में कही गई है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है, तो फैक्ट है ये बात कि इसने कहा है कि ये चीज़ इतना टाइम में ख़त्म हो जानी चाहिए। ख़त्म हो जानी चाहिए को समझिए आप, ख़त्म करना ज़रूरी है नहीं लिखा, ख़त्म हो जानी चाहिए। अब प्रैक्टिकली प्रोसीजर में क्या होता है कि अगर 6 महीने में DV एक्ट ख़त्म हो जानी चाहिए, तो 6 महीने में प्रैक्टिकली ख़त्म नहीं हो पाता कि 2-2 महीने की तो डेट पड़ती है। अब पहली डेट में क्या होता है कि आप जाते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद की डेट आपको मिलेगी, जिसमें आपको जैसा आप डिसाइड करके बताएंगे कि ये मैटर डलने लायक है या नहीं है, ये आपका मैटर ठीक है या नहीं है, इसमें कोई गलती है या नहीं है। क्योंकि आपके मैटर को अपोजिट पार्टी के पास जब भेजा जाएगा, तो उस मैटर में कुछ गलतियाँ अगर आपके काउंसिल ने बताई, तो आपका काउंसिल जो गलतियाँ बताएगा उसको जैसा पहले ही देखकर आपको ठीक करवाएंगे कि इसमें ये करेक्शन करके लाओ, इसमें ये कमी है। सपोज़ अगर जैसा आपकी डायरेक्शन है कि कुसुमलता शर्मा के केस के अकॉर्डिंग आपको इसमें इनकम एफिडेविट बना कर लाना, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इनकम एफिडेविट आपने नहीं लगाया था, आपके काउंसिल ने कहा कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा आपने जब आपकी फ़ाइल देखी तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें इनकम एफिडेविट पहले लगा के लाओ, फिर मैं अपोजिट पार्टी से भी मंगवाऊँगा ताकि टाइम कंज्यूम ना हो जाए। ठीक है, तो आप उसको फिर, यानी कि आपकी फ़ाइल ओके हो गई, अब आपको इस फाइल को कोर्ट में लेकर आना है और PFRC आपको अपोजिट पार्टी को भेज देना। PFRC यानी कि दूसरी पार्टी को आप सेम जो फाइल आपने कोर्ट में सबमिट कराई है, उसी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को वो भेज देना। ठीक है, वो जैसा आप ऑर्डर देंगे जब तब होगा। ठीक है, तो यहाँ से केस स्टार्ट हो जाता है आपका। तो फिर जब पहली डेट के बाद में आपको PFRC के लिए जब बोल दिया गया है, तो फिर जो PFRC की डेट होगी उसके लिए आपको अगर 2 महीने की डेट मिली है, तो 6 महीने में अगर आपका केस ख़त्म होना है, तो यानी कि 3 डेट में आपका मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए। जबकि होता ये है कि सम्मन ही नहीं पहुंच पाते हैं। सम्मन पहुंचने के लिए इतनी दिक्कतें आती हैं कि कभी तो हमें पार्टी का एड्रेस नहीं पता, बंदा भाग गया अपना घर छोड़ के, और कभी तो वो किराए के मकान में है, कभी तो उसके माँ बाप ने बेदखल कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्रामा, बहुत सारे ड्रामे होते हैं, मैं उनको भी बहुत डिस्कस करने वाली हूँ आगे जाके, डोंट वरी। तो अगर ये सब चीज़ें चलेंगी, इतने सारे लूप होल्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी गड़बड़े हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें आती हैं, दिक्कतें। जब ये दिक्कतें आती हैं तो आपका 6 महीने में मैटर ख़त्म कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। उसमें दिक्कतें मैं बताती हूँ आपको क्या क्या आती हैं। आज वकील साहब छुट्टी पे हैं क्योंकि उनके ताया जी की डेथ हो गई है, और ताया जी गांव में रहते हैं
और वो 4 दिन बाद आएंगे, फिर उसके बाद वो डेट पे हाज़िर होंगे। चलिए, एक हो गया। वकील साहब को दूसरी कोर्ट में जाना था और वहाँ से 2:30 बजे तक आएंगे। 2:30 बजे के बाद में 4 बजे की अगर आपको डेट मिल गई है तो फिर उसके बाद मतलब आपका टाइम अभी यहाँ पे लैक हो गया है, तो उसके बाद में फिर आप अगली डेट लेंगे। फिर उसके बाद एक एक्सक्यूज़ और आ जाएगा, फिर जी वकील साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वकील साहब बीमार हैं, ठीक है, ये वाली बातें हो गई। या फिर आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है, कभी अपोजिट पार्टी नहीं आई है, कभी अपोजिट पार्टी के एडवोकेट के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, और कभी जैसे आपको ट्रेनिंग पे जाना ज़रूरी है, कभी कुछ ओकेज़न वाइज आपको डिले मिल गया है, कभी डेट गलत पड़ गई है, कभी आपके पेट में दर्द हो गया है और आपको लूज़ मोशन हो गए हैं, तो फिर दिक्कतें तो सबको होती हैं। मतलब आप पकड़ नहीं सकते हैं कि किसकी गलती है, किसने एक्सक्यूज़ दिया है, किसने झूठ बोला है। आपको चाहे न चाहे उन चीज़ों को ओके करना पड़ेगा। कभी स्टेनो नहीं है, आज तो इतना काम हो नहीं सकता, तो फिर आज आपका काम छुट्टी पे है, आज आप वेट कीजिए, आज आपका मैटर नहीं सुना जा सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो फेस करनी पड़ती हैं, तो उन चीज़ों की वजह से आपको डिले मिलते जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने आप को अवेयर करना है। सबसे पहला काम, जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप कोर्ट में जाकर वकील साहब से पूछ सकते हैं। जो सरकारी वकील होते हैं वो आपको सलाह देने के लिए होते हैं, आप उससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी वकील से पूछ सकते हैं। आपको देखिए, वकील चाहे कैसे भी हो, कोई भी वकील हो, अच्छे बुरे आपकी नज़र में कैसे भी हो, मैं ये जानती हूँ कि जितने भी वकील होते हैं ना, वो अपनी तरफ से ये भी कोशिश करते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को हेल्प करते हैं। बहुत आपकी नज़र में बहुत, जिनको आप कहेंगे ना कि बहुत रिजिड हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टफ पर्सनालिटी के हैं, मतलब आपको एंटरटेन ही नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं या आपकी वो नहीं है, रेंज नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कोई भी वकील ना आपको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ सलाह ज़रूर देंगे। अगर आपको वो केस नहीं ले सकते हैं या आपको टाइम नहीं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि आप उनको पैसे नहीं दे पाएंगे, तो भी वो सलाह देने से कभी मना नहीं करेंगे। मैं ऐसा मानती हूँ। आपको कोई भी वकील साहब के पास चले जाइए, वो आपको सलाह ज़रूर दे देंगे, क्योंकि इतना मैं जानती हूँ कि कोई भी वकील साहब पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो वो इस लाइन में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं न्याय पसंद है या फिर उनको फ़ाइट करना पसंद है। अब फाइट करने के लिए आप उनके अगेंस्ट में भी खड़े हैं ना, तो भी वो आपको सलाह दे देंगे, क्योंकि सलाह देने के शौकीन होते हैं वकील साहब। कोई भी वकील साहब होंगे ना, वो सलाह देने के शौकीन होते हैं, चाहे वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़े, वो देते हैं। ये बात फैक्ट है। इस चीज़ में मैं कहूँगी कि मैं सिंसियरली अप्रिशिएट करती हूँ सभी वकीलों को, चाहे वो मेरी गाली खाने लायक ही क्यों ना हो। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे वकीलों को जो मुँह पे, मैंने सुना है ऐसा, मतलब मेरे एक सीनियर थे, वो कहते थे, नाम नहीं लूँगी मैं, वो कहते थे कि मुझे तो पता है कि मुझे नरकों में जाना है क्योंकि मैंने बहुत घर बर्बाद किए, और उन्होंने खुद का भी घर बर्बाद किया था। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं वो अपना भी करते रहते हैं और किसी को जीने नहीं देते हैं। और जब तक उनके पिछले कर्म अच्छे होते हैं तब तक वो ऐश करते हैं, उसके बाद बीमारियां साथ साथ चलती हैं उनकी, और अंदर खाते उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। बाहर से कुछ भी दिखे लेकिन अंदर खाते उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। वो अच्छे से जानते हैं, बेशक दुनिया जाने ना जाने, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे मतलब कि संस्कार हमारे रहे हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो भी हमारे, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, अगर हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन अगर हम आज हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो जो हमारे पिछले कर्म होते हैं ना, वो कटते जाते हैं, क्रॉस होते जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो। तो आज अगर हमारी रेपो अच्छी है, लेकिन वो हमारे जो बुरे कर्म होते हैं ना, तो वो हमारे अंदर का सुकून खींचते जाते हैं।
मतलब हम देखने में तो लग रहे हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन अंदर से हम दुखी होते हैं अगर हमारे पिछले कर्म अच्छे नहीं हैं तो। और अगर हमारे पिछले कर्म भी अच्छे थे, इस अभी भी कर्म अच्छे हैं, हमारे मन में सवाल उठता है कि हम अभी दुखी क्यों हैं। अभी दुखी इसलिए क्योंकि हमने खुश रहना नहीं सीखा, और हमारी अच्छाई काफ़ी नहीं होती है खुश रहने के लिए या अच्छे कर्म कमाने के लिए। खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं और दुखी रहते हैं तो इसका मतलब आपको जीना नहीं आया। जब तक आपको जीने की कला नहीं आ जाती, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आ जाती, तब तक आप खुशी के साथ, मतलब आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। यानी कि आप जैसे कहते हैं ना कि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तभी लिए हम ये भोग रहे हैं। जैसे जिनके केसेस चलते हैं उनको तो वैसे भी सुनना ही पड़ता है ये बात कि कर्म अच्छे नहीं होंगे तो इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्म अच्छे होने के साथ साथ में आपको आर्ट ऑफ लिविंग भी आना चाहिए। अगर आपको आर्ट ऑफ लिविंग आ जाता है ना, तो आपके ये दिक्कतें तो आप समझो कि आपको इसलिए मिली है कि यू आर अ वॉरियर। अगर आपके अंदर जज्बा है ना, आपके पास जज्बा है। देखो, आप जो काम करते हो ना, आपके पास जो आपका पेशा होता है, आपके पास उसी तरह के कस्टमर्स आते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपके पास लोग पिक्चर्स बनवाने के लिए आएंगे अपनी, कीजिए ये मेरी फ़ोटो बना दो, ये मतलब ड्राइंग आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप मूवी आर्टिस्ट हैं तो आपके पास उस तरह के ऑफर्स आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे। अगर आप कॉबलर हैं तो आपको पता है कि कॉबलर क्या काम करते हैं। तो अगर आप कारपेंटर हैं तो आपके पास उस तरीके के काम आएंगे। अगर आप वॉरियर हैं तो आपको उसी तरीके के चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। आपका वो पैशन है, जो भी आप काम करते हो वो आपका पैशन है, तो आपको उसी के हिसाब से आपके पास चीज़ें आएंगी, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। सपोज़ मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक वॉरियर हूँ, तो मेरे पास चैलेंजेस आते हैं और मैं उन चैलेंजेस को खुशी खुशी लेती हूँ। मुझे लगता है कि मतलब ये चैलेंजेस ना हो तो लाइफ डल है, ज़ीरो है, मतलब कलर ही नहीं है उसमें। जैसे ये मेरे पीछे की वॉल है, मैंने खुद कलर की है, और मैंने खुद को भी अपनी खुशी से तैयार किया है। तो क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, बेसिकली मैं बाय हार्ट में एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उन कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, मैं उन कलर्स को अपनी ज़िंदगी में लाई हूँ। तो मैं उस ज़िंदगी में लाई हूँ तो अपनी खुशी से लाई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी खुशी को समझा, अपनी खुशी को पहचाना। अब ये कलर्स को देखकर आप भी मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मोटिवेट हो, मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में भी कलर्स आएँ। तो मेरा काम है ये, तो ये मेरा पैशन है। तो जब हम अपने पैशन पे चलते हैं तो वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि मैं खुशी को अट्रैक्ट करती हूँ तो खुशी मेरे पास आती है। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में अपना पैशन ढूंढना है, आपको अपना सोर्स ऑफ लाइफ आपको ढूंढना है कि मैं किस चीज़ से मुझे ज़िंदगी मिलेगी, मैं क्या काम करूँ। अगर आपको ये चैलेंजेस आए हैं तो क्यों मिले हैं आपको ये? क्योंकि आप लड़ सकते हो, आपको लड़ना चाहिए। अगर आप लड़ने की कोशिश करोगे तभी लड़ पाओगे, और लड़ने की कोशिश करते करते में आप वॉरियर कैसे बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको परमात्मा ने मजबूर किया है कि आपको ये लड़ाई लड़नी है। आपको ये समझ लेना है कि आपको ये जो मजबूर किया है ना, वो क्यों किया है। ये आपका कोई सोल पर्पस है जो आप इस लाइन में आए हो, जो आप इस फाइट में पड़े हो। आपका कुछ सोल पर्पस है, इसीलिए आप आए हो। तो आपको उससे लड़ना है, और उस लड़ाई के लिए आपको कुछ पढ़ना है, आपको जानना है, समझना है कि मैं अगर इस फाइट में पड़ गई हूँ या पड़ गया हूँ। जैसे मैं लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन सबके लिए भी जनरल बातें तो सभी के लिए होती हैं कि जब हम किसी फाइट में पड़ गए हैं तो उससे दिलो जान से काम करें, उस काम को ना दिलो जान से। तो जब आपको सरकारी वकील अगर आपको लेना है, हायर करना है, तो आपको अपना दिमाग सरेंडर नहीं करना। अगर आप प्राइवेट एडवोकेट भी हायर कर रहे हैं तो भी आपको दिमाग सरेंडर नहीं करना। आपको ये जंग आपकी है, आपको जीतनी है, तो आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इसे बात बोलती हूँ कि आपको कोई भी सवाल आपको समझ नहीं आ रहा, आप गूगल करिए, आप हरप्रीत कौर को पूछिए, या फिर आप DLSA में जाइए। आप गूगल पे सर्च नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जहाँ पे आपका दिमाग चलता है आप उसमें क्वेश्चन लिख दो अपने मन का, एज इट इज़। जो आपको क्वेश्चन मन कर रहा है ना पूछने का, आप वही लिख दो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे थंबनेल होता है ना, वो उसे अट्रैक्ट करके खींच लेगा और आपको उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आपको दिखा देगा। फिर आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लो कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे मैच करते हुए आपको वीडियोज़ आपके
आपके सामने आ जाएंगे, आप उसे देखो, सुनो, समझो, उसको टाइम दो, क्योंकि देखो जब ये आपकी लड़ाई है तो आपको जीतनी है, तो उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। आप उसे देखो, सुनो, समझो, और फिर अपने एडवोकेट से भी उस बारे में डिस्कस करो। हो सकता है आपके एडवोकेट साहब के पास बहुत सारे काम हो और आपके केस में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपके सवालों से उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो कुछ पढ़कर अपने आप में एनर्जी ले आएँ और आपका केस अच्छे से कर दें। क्योंकि ना देखो, अगर मेरे पास ऐसा कोई मतलब कि क्लाइंट आ जाए जिस मेरे पास काम बहुत है और मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ और वो मुझसे सवाल करे, तो मुझे लगेगा ये बंदा अलर्ट है, इसको ये काम चाहिए, इसको मेरे को करके देना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी जान खाएगा। लिटरली हम ऐसा सोचते हैं, तो हम आपको काम करके देंगे। और जो एडवोकेट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये एनर्जी होती है हर एडवोकेट में, कि वो जिन केसेस को वो लेते हैं ना, हर नए टारगेट के बारे में वो सोचते हैं कि अब नेक्स्ट डेट पर मुझे क्या करके जाना है, कि उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। चाहे वो प्राइवेट काउंसिल है, चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तभी वो अपने केस की तैयारी करते हैं। उनको पता रहता है कि नेक्स्ट डेट पे क्या होना, तो उसके माइंड मेकअप होता है, वो डायरी मेंटेन करते हैं, उन्हें सब पता रहता है कि अब नेक्स्ट डेट पे हमें क्या करना है। भले ही आपको टेंशन होती है, लेकिन उनको पता रहता है उनको क्या करना है, इसलिए उनको टेंशन नहीं होती है, बस उनको प्रिपरेशन में दिमाग होता है और वो कर लेते हैं। और उन्हें पता रहती है कि हम कर लेंगे, अगर वो करना चाहते हैं। तो नहीं करना चाहते तो डिले करने के लिए तो हजार रीजंस है, ठीक है। तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगी, मैं तो सिर्फ आपकी अवेयरनेस पे जाऊँगी, क्योंकि मैं बेसिकली आपसे कंसर्न कर रही हूँ, तो मुझे आप पे फोकस करना है। मुझे आपको ये बताना है कि आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आपको अपना काम करवाना है, आपको काम करवाना है। लीड वो करेंगे, फेस उनका होगा, केस आपका होगा। सपोज मैं आपकी काउंसिल हूँ, तो मुझे आप बनकर बात करनी पड़ेगी। जिस हिसाब से मैं अगर किसी लड़के के लिए लड़ूंगी, तो मुझे लड़का बनकर बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से वो फाइल जो है आपके नाम से चल रही है, तो वो लाइफ भी आपके ही नाम पे स्टोरी जो है बोली जाएगी कोर्ट में। तो फिर इसका मतलब सारा कुछ आप लीड कर रहे हो, बस फेस किसी और का। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके मैटर में क्या चल रहा है, कौन सी स्टेज पे चल रहा है आपका मैटर। जो भी केस होता है वो किसी स्टेज पर होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि एप्लीकेशन मूव करते हो आप, उसके बाद में उसकी हेयरिंग होती है, प्रोसीडिंग होती है, जो उसकी किस स्टेज पर आप वो चल रहा है, आप उस पर ज़रूर देखो। जब जैसे आपका मैटर चलता है, तो कोर्ट के बाहर डिस्प्ले बोर्ड होता है। डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर आपके कोर्ट की फाइल जो आपका जो आइटम नंबर्स लिखे होते हैं, जो कॉज लिस्ट होती है, उसके अंदर हमेशा अपना नाम देखो कहाँ पर लिखा है। उसमें से आपका जो आइटम नंबर है वो किस रेंज पे है, किस पोजीशन पे है, यानी कि वो किस स्टेज पर चल रहा है, वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और वेबसाइट भी होती है इसकी कोर्ट की, आप वेबसाइट भी हमेशा अपने पास रखिए। आपको पता रहना चाहिए कि आपका कौन सा कोर्ट है, और उससे कंसर्न जो भी आपकी वेबसाइट है, आप उसको गूगल से उतारो, अपने फ़ोन में अपलोड करो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ई कोर्ट में अपना केस सर्च करके, अगर आपको नहीं आता तो अपने काउंसिल से पूछ लो, वो आपको हेल्प कर देंगे। कोई भी काउंसिल आपको हेल्प करने से मना नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप उससे अपलोड कर लो। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कौन सी डेट पर क्या चलना है, किस स्टेज पर चल रहा है, आपको उसकी डिटेल सारी मिल जाएगी। जैसे उसमें आपका केस का कब आपका फाइल हुआ था, कब आपका कौन सी डेट थी, पिछली डेट्स पे थी, ऑर्डर्स अपलोड हो गए या नहीं हुए हैं, या नेक्स्ट डेट क्या है, आप नहीं जा पाए हो तो उसमें आप देख पा सकते हो कि अगली डेट कौन सी आ रही है। नेक्स्ट डे जैसे 4 बजे तक डेट डल जाती है, लेकिन अपलोड जो होती है वो अगले दिन आप देख सकते हो ई कोर्ट्स में। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को खुद से देखो कि मुझे क्या करना है, मेरे मैटर में क्या चल रहा है, मतलब टोटली आपको अवेयर रहना है। तो डीएलएस से अगर आप एडवोकेट हायर कर रहे हैं, तो ये अलर्टनेस आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपके काउंसिल आपको साथ नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनसे वर्बल रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरे मैटर में ये ध्यान दीजिए, आप प्लीज़ ये ध्यान दीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, जो कोर्ट में आपके काउंसिल को करना चाहिए था वो नहीं करा है, तो आप उसको कंफर्म कीजिए पहले डीएलएस में जाकर। किसी भी कोर्ट में अगर आप नहीं चाहते कि वहाँ के लोग जाने समझे कि आप उनके काउंसिल के बारे में कुछ पूछने आए हो, तो आप दूसरी कोर्ट में चले जाओ,
दूसरी कोर्ट में जाके वहाँ पर पूछ लो कि सर मेरा ये मैटर है तो इसमें क्या होना चाहिए, वो आपको बताएंगे कि आपके मैटर में ये होना चाहिए। फिर आप बताओ कि सर मेरे मैटर में मेरे काउंसिल ने ये किया, फिर वो आपको बताएंगे कि आपके काउंसिल ने सही किया या नहीं किया। ये हो सकता है कि आपके काउंसिल का नज़रिया जो है वो ब्रॉड हो और जिनसे आप पूछ रहे हो वो उनका ब्रॉड नहीं हो और वो गलती पकड़ नहीं पाए हो। लेकिन जब आप बताते हैं कि मेरे काउंसिल ने ये करा है तो उनको समझ आ जाएगी कि हाँ आपके किस बेनिफिट के लिए उन्होंने ये करा है, तो वो भी आपको वो क्लियर कर देंगे। ये शर्तिया बात है कि आप जब डीएलएसए के कोर्ट में प्रीमाइसेस में जब जाते हैं तो आपको जब मुफ्त सलाह दी जाती है तो वो आपको कोई गलत सलाह नहीं देंगे, गलत सलाह बिल्कुल नहीं देंगे कि उनको आपसे कुछ नहीं लेना, आपको कोई उनको पैसा नहीं देना। वो डीएलएसए उनको चार्ज करती है तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो वो आपसे कुछ भी गलत सलाह वाली बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। और बाकी अच्छे वकील बहुत होते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो ऐसे तो। फिर उसके बाद आपको जहाँ भी स्टक होते हो तो आपका ये इशू आपका कवर हो गया कि आपको वकील साहब की बात पे ध्यान समझ नहीं आ रहा, तो आप दूसरे सलाह आपको कहाँ से लेनी है वो आपको समझ आ गया। जिस मैटर में आपको सरकारी वकील दिए गए हैं उसमें आपको लगता है कि सामने वाला वकील ख़रीदा गया है, अब आपको लगता है कि कंफर्म हो चुका है कि वकील साहब गलत हैं, तो आपको क्या करना है, पहले तो वर्बली उनसे बात करनी है। वो आपकी बात समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो फिर आप एक रिटन एप्लीकेशन लिखिए, उसको जाके डीएलएसए में सबमिट करा दीजिए। उसमें साफ साफ लिखिए सर ऐसी ऐसी बात थी और मेरे साथ ऐसा ऐसा इन्होंने किया है, बताओ ऐसा क्या ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज़ आपका केस बहुत हल्का है, ऐसा आपके एडवोकेट ने कहा है कि ये केस में दम नहीं है, आप तो हार जाओगे, ठीक है, ऐसा कह दिया आपके वकील साहब ने, और वो कोर्ट में कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो आप इस सवाल को लेकर कोर्ट में जैसा आपके साथ पास जा सकते हैं जो डीएलएसए इंचार्ज होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या सर मेरे केस में मेरा एडवोकेट मुझे कह दे कि आपके केस में दम नहीं है, ये आप हार जाओगे, तो क्या ये सुनने लायक बात है? यानी कि केस मतलब मेरे केस में मुझे ही डीमोटिवेट कर दिया जाएगा, तो फिर मेरा एडवोकेट पहले ही गिव अप कर चुका है तो वहाँ जाके क्या करेगा? तो ये बहुत संगीन बात है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है अगर आपके वकील साहब ऐसा कहते हैं कि इस केस में दम नहीं है और आप हार जाओगे, तो फिर ऐसे वकील को तो आपको बिल्कुल साइड कर देना चाहिए। और यकीन जानिए कि जज साहब भी अलाउ नहीं करेंगे कि ये वकील साहब आपके केस में लड़ें, ठीक है, तो आप उनको हटवा सकते हो। जज साहब आपकी जो काउंसिल है, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो या आपकी कोई बात वो मान नहीं रहे हैं जो कि मानने लायक है, तो आप जज साहब से बात कर सकते हो। जज साहब उनसे कंसर्न करेंगे, दोनों को आमने सामने खड़ा करके दोनों से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी। अब आपकी बात जो थी, हो सकता है कि आपको कुछ बात समझ नहीं आ रही हो और जैसा आपको पता हो कि आप क्या नहीं समझ पा रहे हो, उनसे पूछने के बाद वो आपको क्लियर कर देंगे। जैसे आप बिल्कुल भी गलत के साथ नहीं खड़ा होंगे, वो ये देखेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, उसके हिसाब से आपको समझा देंगे। अगर आपके वकील साहब सही हैं तो भी वो आपको बता देंगे, गलत हैं तो वो आपको चेंज करके भी दे देंगे। और अगर आप मानते हो कि वो सही हैं लेकिन फिर भी आप उनके साथ अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, कि उनको गुस्सा आया कि भी मेरा केस ख़राब कर दिया, मेरी कंप्लेंट करी है तो अब मैं अभी का केस ख़राब करूँगा, अभी तक नहीं किया था अब करूँगा, तो आपको ऐसा डर लग रहा है तो भी आप फ्री हो। जैसा वही करेंगे जो आप चाहते हो कि आपको ये काउंसिल चाहिए या चेंज करना है, इट इज़ अप टू यू। जैसा अब आपको ये खुले छूट देंगे तो फिर आपको अपना ओपिनियन बताने की सर मुझे प्लीज़ जज साहब वकील साहब चेंज करके दे दीजिए, तो वकील साहब आपको बदल कर दे दिए जाएंगे। जो आपको वकील साहब समझ आएंगे, आपको लिस्ट दिखा दी जाएगी, आप उसमें से देख लीजिएगा, आपको जो सही लगेगा आप उस नाम पे ओके कर दीजिएगा, आपको आपके हिसाब से वकील साहब मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। जब आपको अपने एडवोकेट से दिक्कत हो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको भी अपने दिमाग पे ये रखना होगा कि हर बार ही आपके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या कहीं आप नेगेटिव तो नहीं सोच रहे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप हर किसी को गलत कहते हो, हर किसी पे उंगली करते हो कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये गलत है, ये गलत है, तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है आपको सुधार की ज़रूरत है। अब उसको कैसे ठीक करना है आपको मैंने बताया कि आप गूगल सर्च करो, आप यूट्यूब पे चेक करो, आप किसी और वकील साहब से जो कि आपके एरिया प्रीमाइसेस में नहीं होते हैं, आप उनसे जाके पूछो। आप यकीन करना सीखोगे अपने आप पे, दूसरों पे, तब जाके आपकी गाड़ी चलेगी। अपने आप पे ऐसे यकीन करना है कि
बुद्धि में प्रकाश लाओ, यानी कि ज्ञान को बढ़ाओ, अपना अवेयरनेस को बढ़ाओ, अपनी किताबों से दोस्ती रखो, जो आपकी ज़िंदगी में मैटर आपके लाइफ में आ चुका है आप उससे कंसर्न चीज़ें जानो। जिन लोगों को इन बातों का ज्ञान है उनके साथ बैठो, उनसे पूछो। जहाँ पर आपको इंटरनेट साथ देता है तो आप इंटरनेट से साथ लीजिए, यानी कि नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो कब होते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन मार्क के अंदर आप जब तक बैठे रहते हैं ना, तब आप मतलब एक होता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, एक होता है नेगेटिव इंटेरोगेशन। तो आप जो नेगेटिव अगर हो, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो ज़रूर आपको चेक करना चाहिए अपने आप को, और अगर नहीं कह रहा है तो भी ये एक जायज़ तरीका है कि अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। मैं भी अपने आप को ज़रूर चेक करती हूँ, कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं अब अपने पे आती हूँ, बात करती हूँ कि मैं हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को साथ लेकर चलती हूँ। पॉजिटिव को यूज़ करती हूँ और नेगेटिव को अपनी पॉकेट में रखती हूँ, ठीक है। और जब मुझे लगता है कि अब तो गई, अब मुझे नेगेटिव निकालना ही पड़ेगा, तो फिर मैं नेगेटिव निकालती हूँ और एक ही बार में काट देती हूँ सामने वाले की बात को। क्योंकि पॉजिटिव 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 चलते हुए कभी कभी नेगेटिव निकालना इसलिए ज़रूरी होता है कि सामने वाला आपको कमज़ोर समझने लग जाता है। आपको कमज़ोर नहीं बनना। पॉजिटिव बहुत बड़ी ताकत है, पॉजिटिविटी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन नेगेटिविटी ये नहीं है कि आप सामने वाले को बुरा कह रहे हो। नेगेटिविटी यहाँ पे जो यूज़ करने का मतलब ये है कि उसे नो कर रहे हो आप। नो करना भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि नो आपको तब ज़रूरी होता है जब सामने वाला आपको ज़बरदस्ती आप पे करे। आप ज़बरदस्ती किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना, आपको हाँ 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 करना है। कहाँ करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्माइल करना अच्छी बात होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको कभी गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। कहीं भी आपको थप्पड़ मार के चला जाए, मुक्का मार के चला जाए, चाकू मार के चला जाए, आपका मोबाइल छीन ले, आपकी चीज़ें छीन ले, आपके साथ बदतमीज़ी कर जाए और आप स्माइल करते हो, ऐसा नहीं होता ना। अपने लिए लड़ना सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए, दोनों चीज़ों को अपने पास ही रखना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ पॉजिटिव हो जाओ। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बने हैं। जब एक सेल होता है उसके अंदर प्लस और माइनस दोनों होते हैं, उन दोनों का अपना अपना काम होता है, उन दोनों की अपनी अपनी ड्यूटी होती है, तो उन ड्यूटी पर रखो। जैसे चौकीदार होता है, रात के टाइम पे विसिल करता है, डंडा बजाता है, वो अपनी धुन में चलता है कि कोई बंदा आ जाए गलत बंदा तो मुझे उस पर अटैक करना है, एवर रेडी रहता है वो, अगर वो अलर्ट सही अपने काम में ईमानदार है तो। लेकिन दिन में वो आराम भी करता है। वो दिन में आराम नहीं करेगा तो रात को अलर्ट कैसे रहेगा? उसको नींद भी बराबर चाहिए। अगर वो दिन में सो रहा है और आप उससे कहो कि भाई तुम तो चौकीदार हो, तुम तो सो रहे हो, ये कैसे, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसे भी चार्ज होना है, चार्ज होगा तभी काम करेगा। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ ही चलते हैं। एक बंदा अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव भी होना ज़रूरी होता है। जहाँ ज़रूरत जिस सिक्के के जिस पहलू की होती है वहाँ पर वही दिखाना पड़ता है। अगर एक सिक्का है तो उसके एक के साथ दूसरा भी पहलू होता है, तभी उसका वजूद होता है। अगर उसका वजूद, अब ये हाथ ही है, इसके दोनों साइड का अपना अपना काम है, इसका अपना काम है, इसका अपना काम है, दोनों साइड का अपना काम है। तो हर चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। नेगेटिव अगर कोई आपको कह रहा है कि, तो आप उसको बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव होने में, लेकिन मैं पॉजिटिव भी हूँ, वो पॉजिटिव साइड भी उसको दिखा दो, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों चीज़ अपने साथ साथ चलानी है। तो अगर आप मुद्दे पे आती हूँ मैं कि अगर आपको एडवोकेट हायर करना है तो आपको प्राइवेट, अगर एडवोकेट हायर करना है तो भी आपको अलर्ट रहना है। अगर सरकारी वकील आप ले रहे हैं तो भी सही है, आपको अपने अवेयर रहकर ही आप चलेंगे। तो सरकारी वकील लेने के लिए आपको ज़्यादा अलर्ट इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर आप बर्डन जो है आपका पूरा सरकारी वकील साहब के ऊपर नहीं है, वो आपके ऊपर भी है। अगर आप प्राइवेट काउंसिल करते हो तो उनको फ़ीस देते हो तो उनको ये जवाबदेही करनी पड़ती है कि आपको उन्होंने फ़ीस के लिए बोला था, आपने फ़ीस ला दी, तो आपको उन्होंने आपको न्याय देना ही देना है, दिलवाना ही दिलवाना है, आपके लिए फ़ाइट करनी है, जद्दोजहद लगानी है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गए। लेकिन जब सरकारी वकील आप करते हैं तो आप तो कुछ नहीं दे रहे, तो उनको लगता है कि इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर हो सकता है कि वो आपका बर्डन लें, हो सकता है कि ना लें। इट्स टोटली अप टू देम
कि वो क्या सोचते हैं, कि आपके लिए एफ़र्ट लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं अपना उनके ऊपर कितना डिपेंड अगर आपने अवेयर आप हो अपनी चीज़ों के लिए, अपने नॉलेज के लिए, आपको पता है कि आपके केस में आगे क्या होगा, तो आप अपने केस को अच्छे से लीड कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो विक्टिम होते हैं ना, मोस्ट प्रॉबेबली क्या होता है, मोस्ट प्रॉबेबली इन द सेंस कि 95% तक मैं कह सकती हूँ कि 95% लोगों को ये नहीं मालूम होता कि केस में आगे क्या होना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्टेजेस आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको ये पता रहेगा कि नेक्स्ट डेट पे क्या होना है। और जो आपका डिले हो रहा है उस पर आप नज़र रखो कि डिले क्यों हो रहा है। उस डिले को अगर आपको होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी डिले होता है, जो भी रीज़न आता है, उस रीज़न को बाकायदा लिख कर अपनी कंप्लेंट एक लिखो कि मेरे केस में ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये चीज़ टाइम से मुझे नहीं मिल रही है। जैसे आपने लिमिटेशन एक्ट में पढ़ लिया कि लिमिटेशन एक्ट ये कह रहा है कि ये इतने टाइम में मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे मैंने DV एक्ट का बताया था 6 महीने का, क्योंकि ये लेडीज़ के लिए मैं इसलिए DV एक्ट को बार बार ले रही हूँ। 125 का जैसे होता है, या फिर जैसे DV एक्ट में क्या होता है कि वो एक सिविल केस है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल केस भी बन जाता है। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं ज़्यादा आपको डिस्कस क्या करूँ मैं इस चीज़ के बारे में। जैसे अगर आप मेंटेनेंस आपको नहीं मिली है और नहीं दे रहा बंदा, तो जब तक वो दे रहा है, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, सिविल तरीके से चल रहा है। लेकिन जब जैसे ही वो अपनी मेंटेनेंस नहीं देता तो उसको जेल से ला जाना पड़ता है। तो फिर वो उसके लिए तो एक क्रिमिनल मैटर बन गया कि मतलब उसके ऊपर एक इस तरीके से ठोका ठुकाई हो गई कि उसे जेल जाना पड़ गया। तो उसके लिए तो बहुत बुरी चीज़ हो गई अपोजिट पार्टी के लिए। तो किस तरह से एक सिंपल केस एक हैवी आपका बर्डन बन जाता है उसके ऊपर। आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और सामने वाले की बैंड बज गई। तो इस तरीके से एक सिविल केस कैसे एक क्रिमिनल केस में चेंज हो जाता है, वो एक प्रोसीजर की बात है, उस पर मैं नहीं जाऊँगी फ़िलहाल। तो आपको ये करना है कि जब भी आपका मैटर चल रहा है तो आपको अपने केस में अगली स्टेज पे क्या होना है वो आपको पता रहता है ना। तो आप उसको एप्लीकेशन में लिखो कि सर ये वाली केस में ये मेरे इस केस में ये चीज़ हो गई थी, तो ये रीज़न दिया गया था। जब ये रीज़न दिया गया था तो आज क्या दिक्कत है मुझे ये बताया जाए, और इसको क्योंकि मेरी लाइफ ख़त्म होती जा रही है, मेरे को अपनी लाइफ को स्मूथ लाइन पर लाना है, तो मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो आप प्लीज़ इसे वाइंड अप करिए जल्दी से जल्दी। मेरे को ये वाला रिलीफ चाहिए। जैसे आपको मान लो सेक्शन 18 का रिलीफ चाहिए, या आपको सेक्शन 12 का रिलीफ चाहिए, या 23(1) का या 2 का चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना वो पॉइंट लिख दो कि सर मुझे ये रिलीफ फटाफट से चाहिए और ये रीज़न इन्होंने दिया था और ये सही नहीं था। अगर आपके हिसाब से सही था तो अब ये दोबारा रीज़न नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे को इससे बड़ी ये दिक्कत है। आपने ये लिख कर दे दिया, अपने आप से लिख कर दे दो। आपके वकील साहब अगर एग्री नहीं करते हो तो खुद जाकर लिख कर दे दो, इन पर्सन लिख दो, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसमें इन पर्सन लिख कर दे दो अपनी एप्लीकेशन। अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो खुद के काम खुद करो, और जहाँ जहाँ पूछ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। अलमद रूम चले जाओ, अपनी कोर्ट नहीं तो दूसरी कोर्ट के अलमद रूम में चले जाओ, वहाँ से सलाह ले लो। बड़े अच्छे अच्छे अलमद होते हैं, वो समझा देते हैं। आप तरीके से प्यार से पूछो, सारी चीज़ें बताएंगे आपको, और उसी हिसाब से अपना एप्लीकेशन लिखो और कोर्ट में लगा दो। जैसे आप रिटर्न में चीज़ें दोगे ना, उस कोर्ट में जज साहब जो होंगे ना वो मजबूर हो जाएंगे आपको उस बात का जवाब देने के लिए। अगर आप ओरल बात करोगे तो सॉरी टू से दैट कुछ भी हो सकता है, वो सुने ना सुने अप टू द पेस। लेकिन अगर आप लिख कर दोगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा मतलब आपको उनको 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 वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लिख कर दिया करो, तो लिख कर दे दो। और वकील साहब नहीं सुन रहे तो अपने वकील खुद बन जाओ, ठीक है। मतलब आपने अपनी जीत का पीछा नहीं छोड़ना। कुछ भी करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, आपकी क्या दिक्कत है उसे बताओ। जब आपके दिल में होता क्या है, आप घर में बैठे हो अपने घर वालों के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में अपना रोना रोते हो कि मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, और कोर्ट में जब जाते हो तो बड़े स्ट्रॉन्ग बनकर जाते हो कि जी मेरे को तो जस्टिस चाहिए और मेरे को इसको टांगना है। अब जिसने आपको मारा पीटा, आप उसको अकड़ दिखाने के लिए खड़े हो जाते कि अब मैं कोर्ट में आई हूँ और तुम्हें टांग के रहूँगी। अब तो